गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरदीप सिंह सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे प्रधानमंत्री, जिसमें अंतिम अपना बिंदु चल रहा था अनुच्छेद 75। तो दोस्तों, अनुच्छेद 75 के तहत आगे जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं उसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी राजनीतिक दल का, संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य जो 10वीं अनुसूची में निहित इकाइयों का अनुपालन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं, उन अहर्ताओं की अनुपालना करना उसके लिए अनिवार्य है। और यदि वो इन अहर्ताओं की अनुपालना नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज यहां यह भी आती है कि जब वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में वो संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो। एक सदन का अर्थ या तो वो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। अधिकतर भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो लोक सदन के सदस्य होते हैं, और लोक सदन के सदस्य होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि लोक सदन के सदस्य न होने के उपरांत भी सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण उन्हें राज्यसभा की सदस्यता अर्जित करनी होती है, और राज्यसभा की सदस्य होने के कारण वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया जाता है। जैसा कि भारतीय इतिहास में हम देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसके बाद देवगौड़ा जी, उसके बाद इंदर कुमार गुजराल जी, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य न होकर और राज्यसभा के सदस्य थे, और राज्यसभा के सदस्य होने के उपरांत भी इनको भारत में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। अब तीसरी यहां स्थिति आती है कि जब प्रधानमंत्री पद पर किसी भी सदस्य को चुना जाता है, वो दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के मध्य संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। यदि वो किसी भी एक सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सरकार को भंग कर दिया जाता है, और यदि वो किसी एक सदन की सदस्यता अर्जित कर लेता है तो वो प्रधानमंत्री पद पर कार्य करता रहेगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी।
लोकसभा के प्रति जवाबदेह इसलिए होती है क्योंकि मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वो लोक सदन में से किया जाता है, और लोक सदन में से गठित करने के कारण इसको जवाबदेह भी किसके प्रति रखा गया है? लोक सदन के प्रति जवाबदेह रखा गया है। और जहां व्यक्तिगत रूप से जब बात आती है तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती है। हम राजनीति विज्ञान में लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी एक मंत्री द्वारा दिया गया त्यागपत्र प्रधानमंत्री का त्यागपत्र माना जाएगा, और प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया त्यागपत्र संपूर्ण सरकार का त्यागपत्र होगा। और प्रधानमंत्री जब त्यागपत्र दे देता है तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्यों होता है? क्योंकि मंत्री परिषद को किसके प्रति जवाबदेह माना गया है? लोक सदन के प्रति। और लोक सदन में यदि वो जवाब नहीं दे पाती है तो वो सरकार की विफलता को दर्शाती है। और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उसके प्रति जवाबदेह होता है, और प्रधानमंत्री जब अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो वो सारी सरकार का त्यागपत्र माना जाता है। तो प्रधानमंत्री वह जहाज रूपी किश्ती है जिसके सारे नाविक एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूब जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहलाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकल 75 में अपने से एक चीज और पूछी जाती है कि मंत्री जब पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण से पहले शपथ का प्रावधान किया गया है। तो इन्हें पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, ये शपथ कौन दिलाता है? तो यहां मंत्री जिन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ का जो प्रावधान किया गया है वो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अब नेक्स्ट अपने से यहां आता है कोई भी मंत्री जो पद पर नियुक्त होता है उसके लिए प्रावधान किया गया है कि लगातार 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का
सदस्य नहीं है तो उसे सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, जो अपने पहले बात कर चुके हैं। यदि वो 6 माह के मध्य सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसका पद रिक्त माना जाता है। इसके बाद आते हैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते। तो भारतीय संविधान के तहत प्रधानमंत्री व इन मंत्रियों को वेतन और भत्तों का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान की 2री अनुसूची के तहत किया गया है। और संविधान की 2री अनुसूची के तहत वर्तमान में सांसदों का वेतन 1 लाख रुपए निर्धारित कर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में इनको जो वेतन दिया जाता है वो 1 लाख रुपए प्रति माह दे होता है। इसके अलावा इनका कार्यालय खर्च, सांसदीय खर्च, उसके अलावा इनकी प्रति बैठक के रूप में इनको दिया जाने वाला वेतन और मूलतः जो सुविधाएं हैं आवास की, ये इनको अलग से दे होती हैं। ये था आर्टिकल 75। इसके बाद 78 के प्रावधान। 78 के तहत राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री और मंत्री, ये 3 एक ऐसे क्रम है। इन 3 क्रमों में राष्ट्रपति और मंत्री के बीच में प्रधानमंत्री एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। या हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है, परंतु इसे बाध्य नहीं कर सकता। अब ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कैसे कार्य करेगी? मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री है। अब राष्ट्रपति कोई भी परामर्श मांगेगा तो वो किसके माध्यम से मांगेगा? वो प्रधानमंत्री से परामर्श मांगेगा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से परामर्श मांगेगा, मंत्री परिषद इसकी सूचना प्रधानमंत्री को देगा और प्रधानमंत्री इसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा। तो इस एक क्रम के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है, परंतु उसे बाध्य करने का अधिकार यहां राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। इसके बाद कुछ एक चीजें और प्रधानमंत्रियों के बारे में आती हैं। जैसे कि उसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता के तहत मुख्यतः वही चीजें आ जाती हैं कि भारत का नागरिक हो, पागल एवं दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, किसी भी न्यायालय में मुकदमा न चल रहा हो, ये उसकी योग्यता आ जाती है। फिर इसमें आयु सीमा आ जाती है, तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इन चीजों को
योग्यताओं के तहत शामिल किया जाता है। लेकिन यहां प्रधानमंत्री के लिए एक चीज और भी आ जाती है कि वो पद पर जब नियुक्त होता है तो उस समय किसी भी एक सदन का सदस्य, जो हम पहले बात कर चुके हैं, वो होना उसके लिए अनिवार्य होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये कार्य क्या क्या करता है। कार्यों की जब बात आती है तो केंद्रीय नियुक्तियां जो होती हैं, अर्थात हम जो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है, ये सारी की सारी नियुक्तियां वास्तविक प्रधान होने के कारण प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं। उसके बाद नीतियों की यदि हम बात करें या विधि की बात करें तो जितने प्रकार की विधि निर्माण किए जाते हैं या जिसे हम विधेयक कहते हैं, ये सारे के सारे विधेयक केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से होते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होने के कारण ये सारे कार्य प्रधानमंत्री के माने जाते हैं। इसके बाद विदेशों की यदि हम बात करते हैं तो विदेशों में की जाने वाली संधियां एवं समझौते ये प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, जबकि नाममात्र का प्रधान राष्ट्रपति होने के कारण ये संधियां व समझौते राष्ट्रपति के माने जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को कई आयोगों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करना पड़ता है, जैसे कि केंद्रीय नीति आयोग, का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा संसदीय जो समितियां बनाई जाती हैं, इन संसदीय समितियों में अनेक समितियां ऐसी हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।